पटेल प्रहलाद भाई। आज इस बुलेटिन में बात होगी बीजेपी और चुनाव आयोग पर राहुल और स्टालिन के बड़े हमले की, बिहार चुनाव की वोटिंग लिस्ट पर उठे सवालों की, देखेंगे अमेरिका के टैरिफ से कैसे मुश्किल में घिरती दिख रही है मोदी सरकार, आरएसएस चीफ के बयान से कैसे फंसा बीजेपी हाईकमान, जानेंगे उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन के मजबूत होने से क्यों घबराया एनडीए, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड से 32 लोगों की गई जान, कई लापता, एलजी मनोज सिन्हा ने अस्पताल में घायलों से की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 नए न्यायाधीश, केंद्र सरकार ने जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के रूप में दी मंजूरी। अब शीर्ष अदालत में 34 हुई जजों की संख्या। मोदी सरकार की विदेश नीति पर बीजेपी के सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाए सवाल, लिखा मोदी की नासमझ नीति में भारत को चीन के खेमे में डाला, चीन को बताया कम्युनिस्ट तानाशाही। भिंड से बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव पर उठाया हाथ, हाथापाई की आई नौबत, विधायक को कलेक्टर का जवाब, रेत चोरी नहीं करने दूंगा। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, उसने एनडीए के नेताओं को भी चौंका दिया है। तो दूसरी तरफ महागठबंधन में उत्साह दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता यात्रा से जुड़ रहे हैं। वोट चोरी के खिलाफ एकजुटता दिखाई दे रही है। यात्रा में प्रियंका गांधी के बाद अब डीएम के चीफ और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी शामिल हुए। स्टालिन और राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला, देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा मुजफ्फरनगर पहुंची तो इसमें तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और डीएम के सांसद कनिमोझी भी शामिल हुई। यहां हुई रैली में राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पहले ओपिनियन पोल आते हैं, उसमें दिखाया जाता है कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन जब आंकड़े बताए जाते हैं तो बीजेपी 300 कर लेती है। वोट चोरी के जरिए बीजेपी चुनाव जीत रही है। इन लोगों ने महाराष्ट्र और गुजरात का चुनाव चोरी किया। 2014 से पहले ये गुजरात में शुरू हुआ। गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है, गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है, जिसे ये लोग 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर लाए। हम कुछ कहते नहीं थे क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं थे, लेकिन महाराष्ट्र में हमें सबूत मिल गया, कर्नाटक में हमने अपनी टीमें लगाई और बीजेपी की वोट चोरी सामने आई। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह वोट चोरी करते हैं और बाद में चुनाव जीत जाते हैं। इन लोगों की मदद चुनाव आयोग कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि अभी खबर आई है कि गुजरात में ऐसे दलों को करोड़ों का चंदा मिला जो चुनाव नहीं लड़ते। उन्होंने कहा गुजरात में कुछ ऐसी अनाम पार्टियां हैं जिनका नाम किसी ने नहीं सुना, लेकिन 4300 करोड़ का चंदा मिला। इन पार्टियों ने बहुत ही कम मौकों पर चुनाव लड़ा है या उन पर खर्च किया है। ये हजारों करोड़ आए कहां से, चला कौन रहा है इन्हें, और पैसा गया कहां? क्या चुनाव आयोग जांच करेगा या फिर यहाँ भी पहले एफिडेविट मांगेगा या फिर कानून ही बदल देगा ताकि ये डेटा भी छिपाया जा सके? वहीं रैली में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव आयोग को कठपुतली बना दिया है। मतदाता सूची से 65 लाख वोटर्स के नाम हटाना आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को बेनकाब कर दिया। वोट चोरी के आरोप राहुल ने लगाए, लेकिन चुनाव आयोग आरोपों का जवाब अभी तक नहीं दे पाया है। बीजेपी ने चुनाव को मजाक बना दिया है। तेजस्वी यादव ने भी रैली में चुनाव आयोग और बीजेपी पर तीखा हमला किया। वोट चोरी को लेकर इंडिया गठबंधन बेहद आक्रामक दिखाई दे रहा है, तो चुनाव आयोग ने पूरे मामले में चुप्पी साध रखी है। चुनाव आयोग की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वोटर लिस्ट में सिर्फ गलत नाम हटाने के लिए ही एसआईआर किया जा रहा है, लेकिन महागठबंधन ने एक बार फिर सबूतों के साथ चुनाव आयोग को घेर लिया है और दावा किया है कि चुनाव आयोग सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही एसआईआर करा रहा है। तो क्या है आरोप, देखेंगे रिपोर्ट में। हेलो, माय नेम इज एडम फरार। विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक घमासान मच गया है। इंडिया गठबंधन ने एनडीए पर वोटर लिस्ट में धांधली का एक और गंभीर आरोप लगाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला और आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने बिहार की वोटर लिस्ट में उत्तर प्रदेश के 5000 से ज्यादा निवासियों को गलत तरीके से शामिल किया है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये सब एनडीए को चुनाव में फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने विशेष तौर पर पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर फर्जी रजिस्ट्रेशन का आरोप लगाया। उन्होंने एक 45 साल के व्यक्ति का उदाहरण भी दिया जिसका नाम दोनों राज्यों की वोटर लिस्ट में है, बिहार के फुलपरास और यूपी के कुशीनगर में। हालांकि पश्चिमी चंपारण जिला प्रशासन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।
प्रशासन ने एक बयान में साफ किया कि ये एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है, ना कि आखिरी सूची, और इसका मकसद ही दावों और आपत्तियों को आमंत्रित करना है। उन्होंने विपक्ष के दिए गए 5000 संदिग्ध मतदाताओं के आंकड़ों को काल्पनिक बताया, जिसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच ये मुद्दा आने वाले वक्त में और तूल पकड़ सकता है, क्योंकि चुनाव को लेकर ये मुद्दा इस वक्त राज्य में काफी गरमाया हुआ है, जिससे लगातार चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार में वोटर चोरी को लेकर जंग छिड़ी हुई है, तो अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक जंग शुरू हो गई है। अमेरिका ने भारत पर जो 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, वो अब लागू हो गया है। अब भारत पर लगने वाला अमेरिकी टैरिफ 50% हो गया है, जिसके बाद देश में मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखेंगे रिपोर्ट। अमेरिका ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लागू कर दिया है, यानी अब भारत पर अमेरिका का टैरिफ बढ़कर 50% हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने हिंदुस्तान पर यह अतिरिक्त टैरिफ रूस से तेल खरीदने के लिए लगाया है, क्योंकि हिंदुस्तान रूस से तेल खरीद रहा है। इस बीच ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर तेल बैरल के साथ अपनी एक फोटो पोस्ट की है। तस्वीर में लिखा है, अमेरिका पहले और अमेरिका वापस आ गया है। अब ट्रंप के इस फैसले के बाद जानकारों का कहना है कि अमेरिका के टैरिफ का भारत पर बुरा असर पड़ सकता है और हजारों नौकरियां भी खतरे में आ सकती हैं। अमेरिका के टैरिफ से हिंदुस्तान में टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, झींगा, कालीन, फर्नीचर, कम मार्जिन वाली वस्तुओं के निर्यात पर सबसे ज्यादा असर दिखाई देगा, और यह असर दिखना शुरू भी हो गया है। कई कंपनियों के बंद होने का संकट भी खड़ा हो गया है। इस बीच ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच हुई जंग को रुकवाने का क्रेडिट लिया है। ट्रंप ने कहा, मैंने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को फोन कर डील न करने की धमकी दी और कहा कि हम आपके ऊपर इतने भारी टैरिफ लगाएंगे कि आपका सिर चकरा जाएगा। मेरे फोन के 5 घंटे बाद ही पीएम मोदी ने सीज फायर को मंजूरी दे दी। वैसे ट्रंप ये दावा 40 से ज्यादा बार कर चुके हैं, लेकिन भारत की तरफ से हर बार इसे खारिज कर दिया गया। अब इस मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने कहा कि ट्रंप ने मोदी को फोन कर कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर, और नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 5 घंटे में ही युद्ध रोक दिया। राहुल ने कहा, मीडिया इस खबर को नहीं दिखाएगा क्योंकि मीडिया नरेंद्र मोदी का है। राहुल गांधी के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। अमेरिकी टैरिफ को लेकर मोदी सरकार घर में ही घिर गई है। विपक्ष तो मोदी सरकार को नसीहत दे ही रहा है। आरएसएस चीफ ने भी बेहद तीखा तंज कस दिया है। मोहन भागवत की नाराजगी की खबरें तो पहले भी आती रही हैं, और अब उन्होंने बीजेपी हाईकमान को सीधे सीधे कह दिया है कि वो कुछ मांगेंगे नहीं। तो क्या है भागवत के बयान के मायने, देखिए रिपोर्ट। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर कुछ ऐसा कह दिया है जिसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है। संघ के 100 साल पूरे होने पर 100 साल की संघ यात्रा नए क्षितिज नाम के कार्यक्रम में भागवत ने साफ शब्दों में कहा कि संघ किसी भी सहयोगी संगठन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं करता। वो सभी स्वतंत्र और स्वायत्त हैं। हम किसी से मांगते नहीं हैं। भागवत का यह बयान एक तरह से बीजेपी के लिए साफ संकेत माना जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष को लेकर जिस तरह के टकराव की खबरें सामने आ रही हैं, उससे संघ चीफ बीजेपी हाईकमान से नाराज हैं। भागवत ने साफ साफ कहा है कि हम किसी से मांगते नहीं हैं। उसका संदेश बीजेपी हाईकमान तक भी पहुंच गया है। बता दें कि बीजेपी हाईकमान की तरफ से संघ के साथ रिश्तों की तलखी को कम करने की कोशिश की जा रही है, और इसी के चलते पीएम मोदी ने 11 साल में पहली बार लाल किले से संघ के कामकाज की तारीफ भी की थी। लेकिन अब भागवत के बयान ने साफ कर दिया है कि यह टकराव अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष चुनाव को लेकर संघ और बीजेपी आमने सामने आ गई है, जिससे पीएम मोदी की भी परेशानी बढ़ती दिख रही है, जो पहले से ही उपराष्ट्रपति चुनाव के चलते मुश्किल में दिख रहे हैं, क्योंकि मुकाबला बेहद कड़ा हो गया है। इस बीच विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का बड़ा बयान सामने आया। तो क्या कहा है रेड्डी ने, देखिए रिपोर्ट। इस बार के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी पर भरोसा जताया है। भले ही संख्या बल एनडीए के पक्ष में हो, लेकिन विपक्ष इस चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इसी सिलसिले में रेड्डी सीपीआईएम के दफ्तर में समर्थन मांगने पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो संविधान की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सीपीआईएम के समर्थन के लिए आभार भी व्यक्त किया। इसी सिलसिले में उन्होंने आप नेता अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से भी मुलाकात की है। अखिलेश यादव ने रेड्डी के साथ मुलाकात के बाद कहा कि ये चुनाव सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, बल्कि न्याय और संवैधानिक मूल्यों की लड़ाई है।
उन्होंने रेड्डी को इस पद के लिए सबसे बेहतर विकल्प बताया और बीजेपी पर उपराष्ट्रपति पद को एक विशेष विचारधारा से जोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया। रेड्डी ने भी अपनी उम्मीदवारी के लिए इंडिया गठबंधन से बाहर के दलों से भी समर्थन मिलने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त अखिलेश यादव के बिना ये संभव नहीं होता। 9 सितंबर को होने वाले इस चुनाव के लिए रेड्डी और राधाकृष्णन दोनों ही तमाम दलों से समर्थन जुटाने की कोशिश में लगी हैं, जिससे ये चुनाव और भी रोमांचक हो गया है। अब देखना है कि क्या रेड्डी अपने पक्ष में समीकरण बदलने में कामयाब होंगे या फिर एनडीए का संख्या बल इस बार भी भारी पड़ेगा। सुदर्शन रेड्डी ने साफ कर दिया कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो संविधान की रक्षा पूरी ताकत से करेंगे। विपक्ष तो पहले से ही मोदी सरकार पर संविधान को कमजोर करने के आरोप लगाता रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी के कुछ नेता तो संविधान बदलने का भी दावा कर रहे हैं, लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि बिहार में जिस तरह से एनडीए सरकार के मंत्रियों और विधायकों को जनता दौड़ा रही है, उससे बीजेपी और जेडीयू की नींद उड़ गई है। बिहार की राजनीति में इन दिनों उथल पुथल मची हुई है। एनडीए के खिलाफ जनता में कितना गुस्सा है, इसकी एक बानगी देखने को मिली है। हाल ही में नालंदा के मलावन गांव में हुई एक घटना ने एनडीए सरकार के खिलाफ जनता के बढ़ते असंतोष को उजागर करने का काम किया है। एक सड़क हादसे में 9 लोगों की जान जाने के बाद शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार और एक स्थानीय विधायक पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। गुस्साए लोगों ने पथराव किया, जिसके चलते मंत्री को अपनी जान बचाने के लिए लगभग 1 किलोमीटर तक भागना पड़ा। इस घटना में मंत्री का एक बॉडीगार्ड भी घायल हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि हादसे के बाद प्रशासन ने उचित मुआवजा देने का वादा किया था, लेकिन वो वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। ये घटना दिखाती है कि राज्य सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा किस कदर बढ़ रहा है और ये असंतोष कहीं ना कहीं एनडीए सरकार के लिए खतरे की घंटी है। विशेष तौर पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, जो लंबे वक्त से राज्य में सुशासन का दावा करती रही है, इस तरह की घटनाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी के साथ गठबंधन में रहने के कारण जेडीयू को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है और यह स्थिति नीतीश कुमार के लिए असहज हो सकती है। राज्य में व्याप्त इस असंतोष को देखते हुए ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार भविष्य में बीजेपी से अलग होने का फैसला कर सकते हैं। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि यह बढ़ता हुआ असंतोष चुनाव में जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में मुमकिन है कि नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से अलग रास्ता तलाश सकते हैं, जिससे राज्य में चुनाव से पहले ही एक बड़ा उलटफेर देखा जा सकता है। नीतीश के मंत्रियों को जनता दौड़ा रही है तो सहयोगी दल बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। वो बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं। यूपी में योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने तो अब सीधे सीधे बीजेपी हाईकमान को ही धमकी दे दी है। तो क्या कहा है निषाद ने, देखेंगे रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। निषाद ने न सिर्फ बीजेपी को खुली चुनौती दे दी है, बल्कि साफ शब्दों में कहा है कि अगर बीजेपी को लगता है कि निषाद पार्टी से उसे कोई फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ दे। उन्होंने बीजेपी के कुछ स्थानीय नेताओं को छुटभैया नेता कहते हुए उन पर माहौल खराब करने का भी आरोप लगाया और कहा कि सपा बसपा से आए इंपोर्टेड नेता उनके खिलाफ बयानबाजियां कर रहे हैं। कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हो, अब सब। वीडियो में आगे निषाद ने जयप्रकाश निषाद, पीयूष रंजन निषाद और राज्य मंत्री रामकेश निषाद का नाम लेकर हमला बोला। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये राज्य में बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। निषाद ने चेतावनी दी कि 2018 में हुए उपचुनावों की जीत को बीजेपी ना भूले, जब सपा और बसपा एक साथ थे, लेकिन निषाद पार्टी ने बीजेपी का साथ दिया था। इस तेवर से साफ है कि निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल कराने की पुरानी मांग को लेकर वो अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। अब 31 अगस्त को होने वाले जनजाति दिवस के जरिए निषाद पार्टी अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की तैयारी में है। संजय निषाद का यह बयान बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, जिसे 2027 से पहले अपने सहयोगी दलों को साधने के लिए अब और मशक्कत करनी पड़ेगी। अब बीजेपी निषाद पार्टी को मैनेज कर पाएगी या फिर यह विरोध एनडीए में नई दरार पैदा करेगा, ये देखना होगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। मोहब्बत की दुकान मौजूद हर जुबान। ये लाइनें राहुल गांधी की बिहार में जो रैली हो रही है उस पर एकदम फिट बैठती है। वहाँ पर पहले से ही हिंदी, भोजपुरी
और अंग्रेज़ी तो मौजूद है ही, अब उसमें तमिल भी आ गई है। हुआ ये कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन बिहार में राहुल और तेजस्वी की रैली को ज्वाइन करने के लिए पहुंचे। साथ में अपने तमिल को भी ले गए और तमिल में उन्होंने अपना भाषण भी दे दिया। अब इस पर क्या था, बीजेपी इससे आग बबूला हो गई और उसने कहा कि भाई ये तो हिंदी विरोधी है और यहाँ पर आकर भोजपुरी की जो ज़मीन है उस पर अपना तमिल में भाषण दे रहे हैं। अरे भाई, भाषा कोई भी हो लेकिन नफरत की तो नहीं होना चाहिए ना।